हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जीडी की प्रैक्टिस क्लास है और ये आपकी डेली जो है ये वाली क्लास डेली आपकी 11 बजे होती है। तो जितने भी जितने भी लोग हैं क्लास को देखने के लिए, आप लोग डेली जो है 11 बजे लाइव आना ना भूलें। ठीक है, 11 बजे आपकी वाली क्लास चलती है, तो उस टाइम पर आप इसको देख सकते हैं। और साथ में जो है पेन पेपर लेकर के आया करो भाई। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व किया करो साथ में। और उसके बाद में जो हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं तो उसका आंसर भी आपको पता चल जाता है, आप वहाँ से मिला लिया करो। इससे क्या होगा, आपका ये मॉक टेस्ट टाइप का प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि ये आपको डिसाइड मतलब पता चल जाएगा कि आपने जो 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क बन रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, कितना गलत किया है, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया है। जो क्वेश्चन उस टाइम पे ना आए उसको आप इंपॉर्टेंट करके जो है नोट कर लो, जिससे कि उस टाइप के क्वेश्चन को आप फिर से मतलब एग्ज़ाम में आपको जाना है एग्ज़ाम हॉल में, तो एक दिन पहले जो है शाम को या जाते टाइम, ठीक है, अगर आपका थर्ड शिफ्ट में है या मतलब सेकंड टाइम में एग्ज़ाम है तो आप उसको रिवाइज कर सको, जिससे कि अगर वैसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं तो गलती ना हो। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। आज हमारा है ये कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन। ठीक है, 21/2/2024 का जो पेपर था, शिफ्ट 4 में 5 बजे से लेकर के 6 बजे की इसकी टाइमिंग थी। तो इस वाले पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, उनको। तो चलो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी और एक वर्ष बाद जो है शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो कभी भी अगर आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए तो बहुत बड़ी संख्या रहे, तो अगर लग रहा है जो है यहाँ पर कि अनुपात में बहुत मतलब छोटी हो सकती है तो अनुपात निकाल लो। देखो, पहले जनसंख्या थी 62,500 और फिर जनसंख्या कितनी हो गई, 75,000 हो गई। इसका मान लो अनुपात निकालते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 2 जीरो काटेंगे केवल, यहाँ पर 2 जीरो कटेगा ये। बाकी 25 से काट दो, 25 से काटेंगे 25, 625 होता है, 25 3 75 होता है, मतलब ये 30 आ जाएगा। मतलब जनसंख्या कितनी होगी, 25 से 30 होगी, तो 5 की वृद्धि होगी 25 पर। और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा कर देंगे, मतलब यही वृद्धि हो गई। 25 से काटेंगे इसको हम, 25 से काटेंगे 100 को 4 बार में, 4 को 5 से गुणा कर देंगे, मतलब 20%। 20% हमारा आंसर हो जाएगा, हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर जो है केवल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए उसका आंसर टिक करके आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस बैच है। तो यहाँ पर बस प्रैक्टिस टाइप का ही करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ पर कह रहा है जो है कि Z1, Z2 और Z3 जो है एक काम को 100, 50 और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये हमें बताना है। तो पहले तो इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। देखो, Z1, Z2 और Z3 तीन लोग हैं। Z1 जो है काम को 100 दिन में कर सकता है, Z2 काम को 50 दिन में कर सकता है और Z3 काम को 75 दिन में कर सकता है। 100, 50 और 75 इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, तीनों का एलसीएम आएगा 300। तो अब अगर हमें यहाँ पर Z1 की क्षमता चाहिए, 300 को 100 से भाग करोगे 3, Z2 की क्षमता के लिए 300 को 50 से भाग करोगे 6, Z3 की क्षमता के लिए 300 को 75 से भाग करोगे तो 4 आएगा। ये होगा हमारी Z1, Z2 और Z3 की क्षमता। अब यहाँ पर जो है करा है कि काम जो है ख़त्म होने से 15 दिन पहले Z2 ने काम छोड़ दिया है और काम शुरू करेंगे तीनों। तो मान लेते हैं कि काम X दिन में पूरा हो रहा है, X दिन में जो है पूरा काम पूरा हो रहा है। अगर X दिन या D दिन मान लो, ठीक है, D दिन में जो है पूरा काम पूरा हो रहा है। तो अगर D दिन में पूरा हो रहा है मतलब कि जो ये Z2 है इसने क्या है 15 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब ये 15 दिन इसने कम काम किया है। तो ये देखो Z1 और Z3 जो है ये तो पूरा D दिन तक काम करेंगे ही। Z1 और Z3 अगर D दिन तक काम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और +4, क्योंकि Z1 की क्षमता 3 है, Z3 की क्षमता 4 है, तो 3 और 4 7 की क्षमता से ये D दिन तक काम करेंगे। और प्लस क्या हो जाएगा, Z2 जो है ये 6 की क्षमता से कितना दिन तक काम करेगा, ये करेगा D में से 15 दिन कम, D में से 15 दिन कम दिन तक काम करेगा, क्योंकि 15 दिन तक ये काम नहीं करता है। और ऐसा करने से पूरा काम जो 300 यूनिट का है ये खत्म हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 4 और 3 7D हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 6 को D से गुणा करेंगे 6D हो जाएगा, और -15 छक्का 90 हो जाएगा, बराबर 300। 7 6 13D और बराबर 300 + 90, तो 390 बनेगा ये बाकी।
390, डी बराबर कितना हो जाएगा 30 दिन आ जाएगा। डी बराबर 30 दिन आएगा। हमसे क्या पूछा गया, काम कितने दिन में पूरा हुआ, हमने डी दिन माना था, डी का मान 30 दिन आ गया, मतलब यही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है अंडर रूट इतना है, तो ये पूरा अंडर रूट यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मान बताना है। तो कभी भी अगर वर्गमूल किसी संख्या पर लगा हुआ है, उसका मान आपको बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है ज़्यादा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो सीधा ये काउंट कर लो, दशमलव के बाद में अंक कितने हैं। देखो दशमलव के बाद में कितने अंक यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो 3 और 3 6 अंक दिख रहे हैं। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद में केवल 2 अंक होंगे बस। इसमें 1 अंक है, ये भी नहीं होगा, इसमें 1 अंक है, ये भी नहीं होगा, इसमें 2 अंक हैं, ये भी नहीं होगा, 3 अंक इसमें हमें दिख रहे हैं, यही आंसर होगा। क्योंकि इसमें 6 अंक थे, 6 अंक थे, उसको आधा कर दो बस सीधा, तो 3 अंक जो है होने चाहिए दशमलव के बाद में। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बस। ठीक है, अगर दशमलव ऐसा मिल रहा है तो, अगर मान लो ऐसा नहीं मिल रहा तो अब देखो यहाँ पर ऐसे भी आप समझ सकते हो, 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, बाकी 4 जीरो है, तो 4 जीरो का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 जीरो आएगा बस। ठीक है, तो 0.009 आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का। यहाँ पर दिया गया 4m बराबर 5n बराबर 20c, ये हमको दिया गया है। तो हमसे m अनुपाते n अनुपाते c का मान पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को जो है अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में सॉल्व करवाया गया है। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन भी है, बिल्कुल बेसिक्स है। यहाँ पर देखो कभी भी आपको ऐसे m अनुपाते n अनुपाते c पूछ ले, यहाँ पर जो m के साथ में जो संख्या है उसका बट्टी कर दो 1/4, अनुपाते n के साथ में जो संख्या है उसका बट्टा कर दो 1/5, और c के साथ में जो संख्या है उसका बट्टे कर दो 1/20। अभी जो हर में संख्या है 4, 5 और 20, इनका एलसीएम लेके गुणा कर दो। इसी से 4, 5 और 20 इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 से इसी में गुणा कर दो। 20 से जब गुणा करेंगे तो 20/4 ही कितना बनेगा 5, यहाँ पर 20/5 तो 4 बन जाएगा, यहाँ पर 20/20 तो 1, मतलब 5, 4, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 5, 4, 1 तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया कि 30% वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.5 रुपये है, वह धनराशि कितनी है, ये हमें बताना है। देखो 30% वार्षिक है और यहाँ पर ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो अर्धवार्षिक के लिए जो दर है, जो रेट है, वो कितनी हो जाएगी 15% हो जाएगी। 15% हाफ ईयरली हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सक्सेसिव से निकाल लो। क्या हो जाएगा 15 + 15, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती है तो केवल हमें एक बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। 15 15 2 बार रखेंगे और प्लस क्या हो जाएगा 15 × 15/100। इसको आप सॉल्व करोगे 15 15 30 और यहाँ पर 225/100 मतलब 2.25 आएगा। ये पूरा सॉल्व करोगे 32.25% आएगा, मतलब इतना परसेंट जो है ब्याज मिलेगी हमको। ये चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीधा जो है हाफ ईयरली रेट 15% है, तो एक साल के लिए कितना होगा 2 छमाही होगा, 2 × 15 कर दो बस, 2 × 15% मतलब 30% जो है साधारण ब्याज मिलेगी। इन दोनों का अंतर कितना दिया गया, ये दिया गया, दोनों को घटा लो। 32.25 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा 2.25% आएगा। और इसी का हमें मान दिया गया 337.5 रुपये। यहाँ से अगर आपको 1% का मान निकालना है, 1% कितना हो जाएगा 337.5 और बटे 2.25, दशमलव हटा के इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 33.75 या फिर 33 जो है 750 हो जाएगा और बटे 225 हो जाएगा। 25 से काट देते हैं, 25 9 या 225 और 25 से अगर इसको काटेंगे हम तो ये पूरा कितना आ जाएगा 25 के 25 और 8 33 87 होगा, 25 यहाँ 75 हो जाएगा, 12 25 5 125 मतलब 1350 आ गया। तो इसके बाद में 9 से काट देंगे, 9 से काटेंगे 15 9 135 आता है मतलब 150 आ जाएगा। 1% का मान 150 आ गया। धनराशि पूछी गई, धनराशि क्या होती है 100% होती है। 1% का मान 150 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 100 से और गुना हो जाएगा मतलब 15,000 रुपये। 15,000 रुपये चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। देखो 36% की हानि पर बेचता है, तो अगर जो है CP उसका जो क्रय मूल्य है अगर वो 100 रुपये रहा होगा तो विक्रय मूल्य SP कितना हो जाएगा 100 में से 36 घटा दो, 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आएगा।
तो यही अनुपात निकालना था, यहाँ से अनुपात निकाल लो। 100 और 64 4 से काट देंगे, ये आ जाएगा 16, 4 से इसको काटेंगे तो आएगा 25। तो 25:16 इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। देखो क्रय मूल्य पहले है, विक्रय मूल्य बाद में है, तो क्रय मूल्य पहले रहेगा, विक्रय मूल्य बाद में रहेगा। गलती से आप पहला ऑप्शन मत लगाना, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन 25:16 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। यहाँ पर दिया गया किसी धनराशि पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ज्ञात होना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है देखो 350 रुपये का मासिक ब्याज मिल रहा है, यानी हर महीने जो है 350 रुपये ब्याज मिलता है। तो एक साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 350 × 12। देखो मूलधन हमें नहीं पता, मूलधन P मान लेते हैं। दर हमें 7% दी गई है, और समय क्या कर रहा है, अगर एक साल का हम ब्याज निकालते हैं और बट्टे क्या हो जाएगा 100 बराबर ब्याज कितना मिलेगी, एक महीने में ब्याज 350 मिलता है, तो 12 महीने में ब्याज कितना मिलेगा, 350 × 12। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, ये यानी कि कितना आ गया, 50 आ गया। 50 को 12 से गुणा कर देंगे तो 12 × 5 = 60, मतलब ये 600 बन जाएगा। इस वाले 100 से भी इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000। P यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा, 60,000। तीसरा ऑप्शन हमें 60,000 रुपये दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। यहाँ पर बोला गया है इसका 70,000 रुपये को ABC में बांटना है। यहाँ पर A/B 2/3 दिया गया है, B/C 4/5 दिया गया है। तो A का हिस्सा बताना है हमें कि A का हिस्सा कितना होगा। देखो A/B अगर हमें दिया गया है, A/B 2/3 दिया गया है, और B/C जो दिया गया है ये कितना है, ये दिया गया है हमको 4/5। तो ऐसे हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद में अनुपात चालू करना आप लोगों को बताया गया है अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में। इसके बाद में क्या करेंगे, इस वाले 3 को हम आगे बढ़ा लेंगे, इस वाले 4 को भी इधर बढ़ा के इसको गुणा कर लो सीधा। 2 चौको 8 बन जाएगा, यहाँ पर 4 तियाँ 12 बन जाएगा, 5 तियाँ 15 बन जाएगा। ये A, B और C का अनुपात हो गया। देखो पूरा रुपया कितना है, 70,000 रुपये है। इन सबको जोड़ोगे 12 8 20 और 20 15 35 आ जाएगा। मतलब 35 का मान कितना हो जाएगा, 70,000। 70,000 आएगा। एक का अगर मान निकालोगे 35 × 70 मतलब 2,000 आ जाएगा। हमसे A का हिस्सा पूछा गया, A का हिस्सा क्या है 8, 1 का मान 2,000, तो 8 का मान कितना आएगा 16,000। मतलब A को जो है 16,000 रुपये मिलेंगे। चौथा ऑप्शन आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि 5 की घाते 58 की घाते 29 को 5 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा, ये हमें बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर जो 58 है इसको आप लिख लो ऐसे 50 + 8, ठीक है। 50 + 8 की घात 29 कर लो यहाँ पर, इसकी घात 29 और बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। या फिर चाहो तो अब इसको 50 भी ना लिख करके ऐसे 55 लिख लो। चलो ऐसे कर लो, यानी कि आपको ऐसी संख्या में तोड़ना है कि 5 से कट जाए बस। तो इसको लिख लेते हैं 55 और +3 की पावर 29 हो जाएगा और बट्टे 5। अब 5 से इस 55 को काटेंगे ये तो पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो आगे यहाँ से जो हमारा आएगा, ठीक है, वो क्या बनेगा 3 की घाते 29 हो जाएगा और बट्टे में 5 हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको अब ऐसे सॉल्व कर लो जो है, यानी कि ऐसी संख्या में इसको तोड़ो कि ये जो है पूरा हमारा बन जाए कि मतलब 5 से जो है कटने वाली कोई संख्या बन जाए। तो 3 की घाते 4 के रूप में मान लो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको आगे मान लो हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 3 की घात 4 और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर देखो 29 है तो हम 28 तक करते हैं और इंटू इसकी पावर 7 हो जाएगी और इंटू फिर से क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। देखो पूरा कितना होगा यहाँ पर 4 × 7 = 28 ये होगा और एक पावर यहाँ पर है तो ये पूरा 29 बन जाएगा हमारा, ठीक है। और नीचे क्या है 5 है। तो 3 घाते 4 का मान क्या होता है 81 होता है। बन जाएगा 81 की घात 7 और गुणे 3 और बट्टे 5। फिर से जो 81 है इसको आप फिर से क्या लिख सकते हो, 81 को जो है ऐसे लिख सकते हो आप 80 + 1, इसकी घात कितनी होगी 7 रहेगी। अब 80 तो फिर से 5 से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है 1 की घाते 7 तो 1 की घात कितनी भी हो तो 1 ही आता है, मतलब ये पूरा 1 बनेगा। यहाँ पर 3 है, 1 को 3 से गुणा करोगे 3 आएगा और बट्टे 5। अब 3 को अगर 5 से आप डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर बराबर नहीं है ये सब कभी, ठीक है, बस केवल इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम केवल शेषफल निकाल रहे हैं तो शेषफल केवल हम बचा रहे हैं बस।
तो यहाँ पर आप 3 को 5 से भाग करोगे तो 0 बढ़ जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि प्रथम जो है 31 विषम संख्याओं का औसत क्या है। देखो कभी भी अगर आपको विषम संख्याओं का प्रथम जो है, चाहे जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उनका औसत उतना ही होता है। अगर 31 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया हमसे तो 31 हो जाएगा। अगर हमसे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए तो 50 होगा। प्रथम x विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो x होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो n होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर यहीं पर सम संख्या के लिए बोला जाए, सम के लिए अगर बोला जाए तो सम के लिए क्या होता है, अगर प्रथम n जो है n सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो n+1 हो जाएगा, मतलब उसी में एक जोड़ लेना बस। अगर मान लो इस सम के लिए पूछा जाए तो वही इसमें एक जोड़ लेंगे। विषम के लिए अगर पूछा जाएगा तो जितना का पूछेगा वही आंसर होगा। विषम के लिए पूछेगा जितना पूछेगा वही आंसर होगा, लेकिन सम के लिए पूछेगा तो एक जोड़ लेंगे। बस ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर इनका आपको एग्जाम्पल भी देखना है तो चलो बता देते हैं। देखो एग्जाम्पल का मान लो देखना, सम के लिए देख लो पहले। सम के लिए मान लो हम ऐसे निकालते हैं, प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत अगर निकालते हैं, प्रथम 3 सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है। उनका औसत निकालोगे 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा। इन 12 का अगर औसत निकालोगे 3 से भाग करोगे, इसको 3 से भाग करोगे तो औसत क्या आएगा 4। देखो ये क्या 3 संख्याएं थी, 3 में एक जुड़ करके 4 आंसर आ गया। ऐसे अगर विषम का पूछता तो मान लो हम 1 3 और 5 लिख लेते हैं, और 3 संख्याएं तो 3 से भाग करेंगे, आएगा 5 3 8 1 9, 9/3 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ये विषम के लिए हो गया और ये सम के लिए हो गया है, ठीक है। तो सम के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखो 3 संख्याएं थी, सम में जो है यहाँ पर 3 संख्याएं थी, तो औसत में क्या हुआ एक जुड़ गया है, +1 हो गया है। यहाँ पर भी 3 विषम संख्याएं थी, यहाँ पर क्या हुआ औसत वही आया है, औसत वही आया। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। 11 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। व्यास अगर 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। 3πr², ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, TSA इसको बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अर्धगोले का यहाँ से लिख लेते हैं, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया ये होता है 3πr², 3πr²। तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 3 रहेगा, पाई का मान 22/7, और r देखो व्यास है, ये d है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालनी, आधा करेंगे 21/2 हो जाएगा और गुणे 21/2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करोगे, मान लो 7 से काट दोगे 21 को 3 बार में कट जाएगा, और 2 से 22 को काट दोगे 11 बार में, 3 को 11 से गुणा करोगे 33, और इंटू 3 को 21 से गुणा कर लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 21 या 63 आ जाएगा, और बटे में क्या है 2 है। अब 33 से 63 को गुणा करोगे, 33 से अगर 63 को गुणा करोगे तो आ जाएगा 2079, और बटे में 2, ठीक है। आगे इसको 2 से भाग कर देंगे 1079 को, तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 10, उसके बाद में 2 3 6 1 7 2 9 18, यानी कि 1039.5। देखो सेंटीमीटर में था, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सबके साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आंसर हमारा किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर चौथा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि 4 घंटियाँ हैं जो है 6 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ एक साथ एक ही समय पर बजती हैं, तो कितने मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी, ये हमें बताना है। कभी भी ये घंटियों वाला क्वेश्चन आ जाए, या कहीं पर ये बोल दिया जाए आपसे कि जो है ट्रैफिक लाइटें हैं वो 5 10 15 सेकंड के बाद में जलती हैं, ऐसा कुछ, तो हमें यहाँ पर जो है इनका एलसीएम निकालना होता है। तो हमें 6 8 9 और 10, 6 8 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। ये 4 मत ऐड कर लेना, 4 घंटियाँ हैं यहाँ पर, इसका एलसीएम निकालोगे सबसे पहले मान लो 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 चौको 8 9 और 2 पंचे 10, फिर 3 से काट देंगे तो यह आ जाएगा 3 4 3 और 5। अब देखो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं, इसी को सीधा गुणा कर दो, बस जो आगे इसको गुणा कर लो, 2 3 2 3 6 6 के 6 6 चौको 24, 24 को 5 से गुणा कर देंगे 120, 120 को 3 से गुणा कर लेंगे
तो कितना आ जाएगा 360। 360 ये क्या आ जाएगा हमारा सेकंड, क्योंकि देखो ये सब सेकंड में दिया गया तो ये सेकंड आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो है ऑप्शन मिनट में दिया गया, 60 से भाग करके मिनट में चेंज कर लो। 60 से भाग कर देंगे सेकंड के बजाय क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो 6 चंग 36 यानी 6 मिनट आंसर आ जाएगा। 0 0 कटेगा, 6 चंग 36, 6 मिनट हमारा क्या होगा आंसर। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का, कह रहा है कि अमन जो है एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में पूरा कर पाएगा। मान लो उसकी अमन की क्षमता 1 है, 1 अगर उसकी क्षमता है तो 28 दिन में कितना काम करेगा, 28 गुणे 1 मतलब 28 काम करेगा, यानी कि पूरा काम जो है 28 है। और 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 1 के 8, तो 8 यूनिट काम करेगा। और पूरा काम कितना है 28 यूनिट है, तो कितना भाग कर पाएगा 8/28 भाग। इसी को सॉल्व कर लो, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 से 28 मतलब 2/7 भाग। 2/7 भाग हमारा चौथा ऑप्शन है, यही आंसर होगा। ठीक है, 2/7 भाग काम कर पाएगा ये 28 दिन में, सॉरी 8 दिन में। 28 दिन का तो पूरा काम है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन 14 नंबर का। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यह हमें बताना है। 37.5% की जो है यहाँ पर छूट मिल रही है। तो देखो अगर जो है वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है और 37.5% की छूट दी गई, 100 में से 37.5 घटा दो। 37.5 अगर 100 में से आप घटाओगे तो ये 62.5% बचेगा। मतलब कि सामान कितने में बेचा जाएगा, 62.5% में बेचा जाएगा। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे, बाकी यहाँ पर जो है 10 से इसको और भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 64, तो ये पूरा रहेगा। और ये 62.5 था, 10 से और भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25। इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इस पूरे को गुणा कर लोगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो 16 तो ये बन जाएगा। बाकी 6 से इसमें और गुणा कर देंगे, 6 छंग 36 और 6 चौको 24, 360 के साथ में 24 जोड़ेंगे तो 384, मतलब पूरा कितना बन जाएगा 400 आ जाएगा। इसको गुणा कर लेना तो 400.00 आएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400 रुपये। दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर है, केवल यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, आप लोग कैसे भी कर लेना। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो औसत है, 5 संख्याओं का औसत 36 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है, ये हमें बताना है। देखो 5 संख्याओं का अगर औसत 36 है तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5 गुणे 36। 5 गुणे 36 करेंगे तो कितना आएगा 180, मतलब ये 5 संख्याओं का योग है। ये हमें योग मिल गया कितने 5 संख्याओं का 180। अब करा इसमें से जो है प्रथम 2 संख्याओं का जो औसत है वो अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। यानी कि जो शुरुआती 2 संख्याएं हैं, जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं, इनके औसत के बारे में क्या कह रहा है कि जो लास्ट की 3 संख्याएं अगर उनका औसत x है तो इनकी जो शुरुआती 2 संख्याएं इनका औसत कितना होगा 1.2x 1.5x होगा। देखो इसका हम योग निकालते हैं। 2 संख्याएं हैं, औसत इनका 1.5x है, तो योग कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, इनका औसत x है, इनका भी योग कितना होगा 3x होगा। और कुल योग निकालेंगे 3x जोड़ लेंगे 6x हो जाएगा। और कुल योग हमारा कितना मिला है, ऊपर हमारा 180 मिला है, तो 180 के बराबर कर दो इसी को। x का मान कितना आ जाएगा 6 3 18 मतलब 30 आ जाएगा। x का मान 30 मिलेगा। कह रहा है प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है, ये हमें बताना है। देखो ये जो हमने लिखा है 3x से प्रथम 2 संख्याओं का योग ही तो है। x का मान 30, तो 3x का मान कितना हो जाएगा 90। 90 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पहला ऑप्शन दिया गया। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? कभी भी जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके लगती है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके लगती है, मतलब यहाँ पर सक्सेसिव लगेगा। 5% और 8% में सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a + b और प्लस ab/100 प्लस ab/100। यहाँ पर एक बार लिखेंगे 5 + 8 और प्लस क्या हो जाएगा 5 × 8/100। इसको सॉल्व करेंगे 8 × 5 = 13 हो जाएगा। 8 × 5 = 40/100 करेंगे, 13 के साथ में 40/100 मतलब 0.4, ये बन जाएगा 13.40%।
13.40%। दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। 40 या 4% वही होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 17 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपये है। यदि लाभ जो है 20% है तो विक्रय मूल्य कितना है। देखो क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होता है वो या तो हानि होती है या तो लाभ होता है। तो यहाँ पर लाभ हुआ है, यहाँ पर लाभ हुआ है। लाभ कितने का है, 20% का। मतलब ये जो 20% का मान है यही क्या है, 132 रुपये है। यहाँ से आप चाहो तो 100% का मान निकाल लो, 100% का मान निकाल लो। 100% का अगर आप मान निकालोगे तो 20 पंचे 100 हो रहा है, 132 को 5 से गुणा कर दोगे तो 13 पच्चे 65, 650 और 5 2 10 मतलब कि 660 रुपये हो जाएगा। 660 रुपये हो जाएगा। अब ये क्या है, ये हमारा सीपी है। जो 100% है ये क्या है, क्रय मूल्य है। ये क्या है, प्रॉफिट है। अब अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया तो क्रय मूल्य प्रॉफिट दोनों जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ोगे 6 1 7 और 60 30 90 2 92 मतलब कि 792 रुपये आएगा। ये क्या हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 792 रुपये है। सीधा सा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर मान लो जो है यहाँ पर ऐसे नहीं करना, 20% से आप चाहो तो सीधा 1% का मान निकाल लो। 1% का मान निकालने के लिए 132 को आप 20 से भाग कर दोगे। फिर जो आए उससे विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, 100% क्रय मूल्य और 20% लाभ मतलब 120% से गुणा कर दो। तो वैसे विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना का, 792 रुपये। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर का। देखो अभी कल वाले सेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन था और जो भी पीछे वाला हमने क्वेश्चन करा 17 नंबर का वो वाला उस टाइप का भी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखो ये आपको हमने कई बार बताया है कि एसएससी जो है क्वेश्चन रिपीट करती है। अगर एसएससी क्वेश्चन रिपीट करती है तो उसका फ़ायदा आप लोग उठाओ, ठीक है। अगर नहीं करोगे ऐसा तो जो बच्चे जो है वो चीज़ें समझ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके जा रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, उनको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और वो आप लोगों से थोड़ा सा बेटर करके आएंगे एग्जाम में। तो इसलिए जो है कभी भी कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस वहाँ पर जो है पूछे जाने हैं। यहाँ पर देखो हमसे इसका लासा पूछा गया है। तो अगर हमसे इसका लासा पूछा गया, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। तो लासा के लिए हमने कल ही आपको बताया था कि यहाँ पर जो संख्याएँ होती हैं इनकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसको लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे 2 की घाते 4 है, यहाँ 2 घाते 4 है, यहाँ 2 घाते 5 है, यहाँ 2 घाते 5 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। तो 2 की घाते 5 सबसे बड़ी घात है यहाँ पर। और गुणे यहाँ पर देखो दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाला जो हमें दिया गया है यहाँ पर 3 की घाते 3 है, यहाँ पर 3 की घाते 2 है, यहाँ पर 3 की घाते 6 है। तो 2 3 2 और 6 में सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, घात 6 हो जाएगी। तो 3 की घात 6 यहाँ पर रख लो, मतलब 2 की घाते 5 और गुणे 3 की घाते 6। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये वाला पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एलसीएम है, ठीक है, लासा हो जाएगा। अगर यहीं पर हमसे मासा पूछ लिया जाए तो मासा क्या हो जाएगा, देखो ये तो एलसीएम हो गया। अगर यहीं पर हमसे एचसीएफ पूछा जाए, एचसीएफ पूछा जाए तो जो छोटी वाली घात होगी उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2 की घाते 4 है, यहाँ 2 घाते 5 है, यहाँ 2 घाते 5 है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 2 घाते 4 हो जाएगा। और गुणे 3 की घाते यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। तो 3 की सबसे छोटी घात 2 है, मतलब 3 घाते 2। तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, इसको मासा बोलेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ये होगा, एचसीएफ ये होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर का। 19 नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है एक खिलौने का वास्तविक मूल्य जो है $25 है या 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है ये हमें बताना है। देखो डॉलर हो, रुपए हो, पैसे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ 25 से मतलब है। यहाँ पर 25 है मूल्य और 30% की छूट दी गई तो 70% में बेचा जाएगा। इसी को जरा सॉल्व कर लो। देखो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 70/4 का मान निकालेंगे हम। 70/4 तो 35/2, 35/2 मतलब कि 17.5, 17.5। अब ये अगर डॉलर है तो यहाँ पर भी डॉलर लगा दो बस, ठीक है। यानी कि $17.5 में जो है सामान बेचा जाएगा। जो खिलौने का विक्रय मूल्य है $17.5 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन भी है ये, कि 20 क्वेश्चन ही हमारे सेट में होते हैं। कह रहा है 2 कारें जो है एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं।
यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 5 घंटे के बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी। यानी कि देखो एक ये वाला बिंदु हो गया, यहाँ से जो है एक कार इधर जा रही है और जो दूसरी कार है वो इधर जा रही है। कह रहा है एक कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये वाली जो कार है, इधर जो व्हाइट लाइन पे कार जा रही है इसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कितना देर तक चलेगी, 5 घंटे तक चलेगी, क्योंकि 5 घंटे बाद दूरी पूछेगी। तो 5 घंटे में 4 पंचे 20, 200 किलोमीटर ही चली जाएगी दूर इस ए वाले बिंदु से 200 किलोमीटर दूर जाएगी। और दूसरी वाली कार कह रहा है, दूसरी वाली जो कार है उसकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भी कितना देर तक चलेगी, 5 घंटे तक चलेगी ऐसे चलने के बाद। तो कितना हो जाएगा कुल दूरी, इसकी कुल दूरी हो जाएगी 55 25 मतलब 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर ये चली जाएगी ए से दूर। ये 200 किलोमीटर इधर गई, ये 250 किलोमीटर इधर आई, तो इस वाले बिंदु से 200 किलोमीटर इधर हो गया, 250 इधर हो गया। तो कुल दूरी क्या होगी, दोनों को जोड़ लेंगे 200 250 मतलब 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इन दोनों कारों के बीच जो है 5 घंटे बाद दूरी कितनी रहेगी, 450 किलोमीटर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, सेशन पूरा अच्छा लगा है और आपने पूरे सेशन को अच्छे से एंजॉय किया है, तो इसको जो है अदर अपने जो फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है, उनके ग्रुप में भी जो है शेयर कर सकते हैं। जो भी है आपका ग्रुप है, जिस भी ग्रुप से आप कहीं पर भी जो है जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के साथ में सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को जो है लाइक कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं फिर अगले दिन 11 बजे नेक्स्ट एक पेपर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।